हाँ तो बच्चों, हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, जिसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व, जिसके बारे में हमने बताया। नाम से भी समझ में आ रहा है, हिंदी में देख लीजिए तो विद्युत चुंबकत्व यानी विद्युत के कारण किसी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आ जाना विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन की मोशन मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है किसी या कोई भी पदार्थ है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने कुछ बेसिक स्टडी करी थी। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? ऑरस्टेड ने दिया था। तो ऑरस्टेड ने बताया था कि अगर हम क्या करें, कोई कंडक्टर लें जो क्या है, जिसमें कि धारा बह रही हो, जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने ये बताया। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ज़रूरी तो नहीं है वायर के, और जो और स्टेट ने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेट वायर पर ही किया था, है ना। लेकिन फिर उसके बाद मतलब जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसकी शेप के बारे में हुआ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि शेप उसकी कैसी भी हो सकती है। हो सकता है स्ट्रेट हो सकता है कैसी हो, सर्कुलर फॉर्म में हो, ठीक है, हो सकता है हेलिक्स के फॉर्म में हो, है ना। तो अलग अलग हो सकती है शेप। तो उसके बेसिस पर हमने आपको बताया कि स्ट्रेट वायर में करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, तो उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। और अगर हम बात करें करंट कैरिंग कॉइल की, यानी उस वायर को, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम क्या करें, सर्कुलर शेप दे दें, एक कुंडली का आकार दे दें, तो क्या होता है कि उस कुंडली के चारों तरफ भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, उसके बाद हमने बात करी क्या बोलते हैं कि अगर सोलेनॉइड की, है ना। तो सोलेनॉइड भी क्या होती है कि सोलेनॉइड भी, अगर सोलेनॉइड की बात करें, जैसे हिंदी में हम परिनालिका कहते हैं, तो परिनालिका क्या है? परिनालिका कोई अगर हम कंडक्टिंग वायर लें और उसको किसी सिलेंड्रिकल मटेरियल पर, सिलेंड्रिकल बॉडी पर हम क्या करें, मतलब कॉइल के फॉर्म में लपेटें, और इस प्रकार लपेटें कि जो उसका व्यास है, कुंडली का जो हम कुंडली लपेट रहे हैं उसका जो व्यास है और जो उसकी लंबाई है, जो हमने सिलेंडर नुमा बेलन के आकार की जो हमने पदार्थ लिया है, रॉड लिया, तो अगर उस पर लपेटे तो परिनालिका कहलाएगी। कब? जब क्या हो कि उसका लंबाई जो है परिनालिका की, वो डायमीटर से काफ़ी ज़्यादा हो या ज़्यादा हो। या उल्टा ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें क्या करो, क्या बोल, अगर जो परिनालिका की लंबाई या रॉड की लंबाई यदि डायमीटर से, या कहें डायमीटर लंबाई से बहुत कम है, तो भी हम क्या कहेंगे, उसे परिनालिका कहेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो हाँ, तो परिनालिका की बात करें तो परिनालिका क्या होती है? परिनालिका भी एक चुंबक की भांति कार्य करती है। परिनालिका जो है क्या होती है, एक चुंबक की भांति कार्य करती है। यानी परिनालिका पर जो हमने तार लपेटा, अगर उसमें हम करंट फ्लो करा दें तो वो क्या, एक चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। और जो जो परिनालिका एक दंड चुंबक की, जो बार मैग्नेट होती है, उसकी तरह बिहेव करने लगती है ना। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सेम होती है, कुछ डिफरेंस भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या होती है कि जो आपकी अगर हमारी बार मैग्नेट की बात करें, तो जो बार मैग्नेट होती है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, या क्या उसके चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है,
वो उसके जो पोल्स होते हैं उस पर तो क्या होती है, अधिकतम होती है, लेकिन उसके अगर मिड में बीच में बात करें तो बीच में कैसी होती है, बहुत कम होती है या लगभग शून्य होती है। ठीक है ना। यानी जो बीच का पोषण होता है उसमें उसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है बार मैग्नेट में वो काफ़ी कम होती है, नेग्लिजिबल होती है ना। अगर हम कंपेरिजन करें पोल्स के, पोल्स से, तो यानी पोल्स पर वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो बीच में कम करता है, काफ़ी कम करता है। ठीक है। वहीं अगर हम सोलिनॉइड की बात करें तो सोलिनॉइड में ऐसा नहीं होता है। सोलिनॉइड में क्या होता है, सोलिनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है। ठीक है। एक समान होता है, लेकिन इसके जो पोल्स होते हैं वहाँ थोड़ी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम होती है, या कहें मैग्नेटिक फील्ड जो है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो थोड़ा कम होता है। ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक डिफरेंस है बार मैग्नेट और हमारी सोलेनॉइड में। ठीक है। सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, लेकिन उसमें भी कुछ डिफरेंस हैं जो हमने आपको ये बताए। ठीक। अच्छा, जो आपकी जो मैग्नेट थी और ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी सोलेनॉइड की, है ना, तो जो हमारी बार मैग्नेट थी और जो सोलेनॉइड थी उसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि अगर हम क्या करें, सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड चूंकि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से होती है, यानी जो गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो जो आपकी बार मैग्नेट है या और जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है या और अलग तरीके के मैग्नेट हैं उनसे अच्छी होती है। कारण क्या है उसका, क्योंकि ये हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है ना। जो गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसमें एक फ़ायदा होता है। क्या होता है कि इसमें जो ये मैग्नेट की बात ही काम करेगा, कब तक करेगा, जब तक कि कंडक्टर में करंट फ्लो होता रहेगा। जैसे ही कंडक्टर में हम करंट के फ्लो को रोक देंगे, तुरंत क्या होता है, ये मैग्नेट की तरह व्यवहार नहीं करेगा, नॉर्मल जो रॉड है उसी वैसा ही हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो ये क्या है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है मूविंग चार्ज। ठीक है। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसका वाइडली यूज होता है। ये जो करंट के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ये वाइडली यूज होता है। ठीक है। कारण यही है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और हमने आपको बताया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही थी, करंट पर डिपेंड कर रही थी। तो इसे हमें क्या करते हैं, जितना स्ट्रांग हमें मैग्नेट बनाना है वो बना सकते हैं, क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसी तरह से हमें मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक। चलिए, तो इतनी बात हो गई थी। अब बात आती है कि ये जो हमारी हमने करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात करी, है ना, तो करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने क्या है, स्ट्रेट वायर लिया, उसकी बात करी, हमने कॉइल ली, उसकी बात करी, हमने सोलेनॉइड ली, उसकी बात करी। ठीक है। और ऐसे हम टॉरॉइड की बात करें तो टॉरॉइड लें, उसमें भी सेम फिनोमेना होता है। ठीक है। चलिए, तो इतना तो है कि हमने मैग्नेट तो बना लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई कि मान लीजिए ये मान लीजिए इसी की बात करते हैं, जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर लिया हमने, है ना, या स्ट्रेट वायर लिया, तो इसमें ही क्या होगा, इसके दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी वेरी करेगी, है ना। तो वेरी करेगी तो वो कितनी होगी, कहाँ कितनी होगी, ये कैसे निकालें। ठीक है। तो इसके लिए आगे जाके बायो सावर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो मैग्नेट है, जो हम गतिमान आवेश के कारण चुंबक उत्पन्न कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बायो सेवर्ट का नियम है क्या? बायो सेवर्ट का नियम है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी इंटेंसिटी किसी भी बिंदु पर अगर हमें निकालनी है तो हम उसे बायो सेवर्ट के प्रिंसिपल रूल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं बायो सेवर्ट ने क्या कहा। तो बायो सेवर्ट ने कहा भाई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो पहले मैं आपको ये डायग्राम देखिए, डायग्राम के बारे में बताता हूँ कि ये क्या लिया हमने। बायो सेवर्ट ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। ठीक है, ठीक है, जो भी उसकी शेप है, स्ट्रेट हो या हल्की सी इधर उधर कर्व आकार की हो, तो उन्होंने इसमें क्या है, इसके जब चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा था तो बायो सेवर्ट ने क्या किया, इस जो वायर है इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया और इस छोटे से एलिमेंट के कारण वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया। ठीक है ना, यानी इस जो छोटे से एलिमेंट है इसके कारण यहाँ से आर डिस्टेंस दूर स्थित परपेंडिकुलर, यानी इस एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर स्थित पी बिंदु पर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किया और उन्होंने बताया कि इस बिंदु पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? पहली है जितना कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, जितनी उस छोटे से एलिमेंट की लंबाई है। ठीक, जितनी जो आपका पॉइंट पी है, जो आपकी पॉइंट पी है या जो स्मॉल एलिमेंट है उस पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर, है ना, टेंजेंट और परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल है वो कहलाता है थीटा, उसके साइन पर, तथा एलिमेंट तथा जो पॉइंट पी है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यानी ये इन 4 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है ना। यानी बायो सेवर्ट ने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो आपका एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट लिए कंडक्टर का, उसमें बहने वाली धारा पर, उसकी लंबाई पर, उसके टेंजेंट और नॉर्मल के बीच के कोण पर। ठीक है ना, और दोनों के बीच की डिस्टेंस पर। ठीक, इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब कैसे कैसे डिपेंड करता है, तो बायो सेवर्ट ने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे घटाएंगे तो घट जाएगी। यानी करंट के कैसे सीधे समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जबकि जो आपका एलिमेंट की लंबाई है, स्मॉल एलिमेंट की जो लंबाई है उसकी भी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या रहती है, अनुक्रमानुपाती रहती है, समानुपाती रहती है। यानी जैसे जैसे अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे एलिमेंट की तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी उस पॉइंट पर बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगला पॉइंट आता है
तो ये क्या है, साइन थीटा, तो यह जो स्मॉल एलिमेंट की लंबाई तथा एलिमेंट की बिंदु P से लंबाई तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की जो कोण होती है उसकी ज्या के भी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, एलिमेंट तथा बिंदु P के बीच की दूरी के कोण की ज्या के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ठीक, लास्ट वन, जो जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी बिंदु P से जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम दूरी ज़्यादा रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, और अगर हम दूरी कम रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टर है उसके नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जबकि उसके दूर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार चीज़ बताई उन्होंने, तो इनको जब हमने कंबाइन किया तो रिलेशन निकल के आया हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन उठाया तो हमने एक कांस्टेंट के जोड़ दिया जिसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जहाँ म्यू नॉट क्या कहलाती है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक, क्या कहलाती है, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो इसे ये बायो सेवर्ट का मतलब बायो सेवर्ट ने जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को की वैल्यू के लिए जो रिलेशन दिया वो हमारा निकल के आ गया। तो बायो सेवर्ट ने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है और इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो बायो सेवर्ट ने हमें क्या दिया, बायो सेवर्ट ने हमें दिया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास उत्पन्न होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उससे हमें बायो सेवर्ट ने बताया कि कितनी होगी, किस पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो बायो सेवर्ट ने बताई थी, ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट वायर के में हम किसी भी तरीके की शेप में इसके बायो सेवर्ट के नियम के द्वारा निकाल सकते हैं। यानी बायो सेवर्ट के नियम के द्वारा हम कोई भी धारावाही चालक हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो परिनालिका के आकार का हो, कोई भी हो, सभी में हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका सिंपल जैसे है, ये यहाँ स्ट्रेट वायर है, हमने इसे छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वहाँ भी छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं और उन छोटे छोटे कंपोनेंट के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे एलिमेंट है, तो हमने छोटे छोटे एलिमेंट जितने में डिवाइड कर दिया सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे उस पॉइंट पर, और सभी को क्या है, सभी को हम क्या करेंगे, सभी का हम वेक्टर सम निकाल लेंगे। ठीक है, सभी का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम निकाल लेंगे। ठीक है, और यही वेक्टर सम हमें क्या देगा, उस बिंदु पर जो भी आपने शेप ली है करंट कैरिंग कंडक्टर की, उसके कारण परिणामी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर देगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर के कारण हो गया। अगर हम इसी में बात कर रहे हैं उसके कारण, चलिए मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट P पर जो r डिस्टेंस पर है करंट कैरिंग कंडक्टर थे, सो अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके कारण ये हो जाएगी।
अगर हमारी ये क्या है, कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, तो उसके कारण ये हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारी सोलेनॉइड है, अगर सोलेनॉइड है तो उसके कारण ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड के कारण हो जाएगी। अच्छा, यहाँ क्या होगा, जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, अगर छोटे छोटे एलिमेंटों में काटेंगे तो इस तरीके से काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, जब हम सभी को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगी, पर्दी बन जाएगी। तो पर्दी मतलब 2πr, इसलिए ठीक है। तो वहाँ 2πr लेंथ की जगह रखे हैं सभी के। अगर हमें यहाँ से ये जो कैलकुलेट किया है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, जिस सेंटर पे है, तो सेंटर पे हम जो डालते हैं यहाँ से, तो सभी पॉइंटों पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे, तो एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज इक्वल्स टू दिस वन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सोलेनॉइड के कारण ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जितनी भी कॉइलों की कुंडलियों की संख्या है, और जो l है वो क्या है, लंबाई है, जो सोलेनॉइड है इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बायो सेवर्ट के कारण, बायो सेवर्ट ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हम निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए, तो अब बात करें हम, ये जो हमारा बायो सेवर्ट का नियम है, इसे हम क्या कहते हैं, लाप्लास लॉ अथवा एम्पियर लॉ भी कहते हैं, ठीक। और कल हमने आपको बताया ही था कि जो मैक्सवेल का राइट हैंड स्क्रू रूल है, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसको बता सकते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम किसके द्वारा बताते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, चाहे वो स्टेट कंडक्टर हो उसमें भी निकाल सकते हैं, जो हमारी कॉयल हो उसमें भी निकाल सकते हैं, और सोलेनॉइड हो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, मैक्सवेल के राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक राइट हैंड पाम रूल होता है, तो एक ही याद रख लो, एक सही समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि कैसे कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक।